जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, मैं हूं शिवम तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मेंटर फॉर बोर्ड। साथियों, जैसा कि पिछले वीडियो में आपको पता है, हम लोग प्रैक्टिकल के कुछ क्वेश्चन कर रहे थे टॉपिक से रिलेटेड। पिछले वीडियो में आपने रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग समझा था पहले। इसके बाद जो भी उसके वाइवा से रिलेटेड प्रश्न थे वो किए थे। उसी क्रम में आज हम आप सबके बीच ले आए हैं नेक्स्ट टॉपिक, व्हीट स्टोन सेतु। आज सबसे पहले हम इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। इसके बाद आपको वो फिगर चित्र बताएंगे जो आपको अपने चार्ट में बनाना है, और इसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन। यदि आप पूरा वीडियो इसको देख लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपके 30 में 30 नंबर प्रैक्टिकल में पक्के हैं। तो आइए देखते हैं व्हीट स्टोन सेतु को। साथियों, जैसे कि इसका नाम है व्हीट स्टोन सेतु, दरअसल 1843 में 1843 में क्रिस्टो नामक एक वैज्ञानिक ने व्हीट स्टोन की खोज की थी, लेकिन उसके आगे की गणना, उसका सिद्धांत, इन सब चीज़ों के विषय में दरअसल चार्ल्स सीएफ यानी कि चार्ल्स वेस्टर व्हीट स्टोन ने ही बताया था। इसलिए उन्हीं के नाम पर ये आगे की कार्रवाई हुई। जैसा कि आपको पता है, व्हीट का मतलब होता है आपका गेहूं। अगर आप देखें, व्हीट का मतलब होता है आपका गेहूं, और स्टोन का मतलब होता है आपका पत्थर, और सेतु का मतलब होता है पुल। तो यदि हम शुद्ध हिंदी में इसकी बात करें तो हम कह सकते हैं गेहूं पत्थर का पुल। ये व्हीट स्टोन के आगे दोस्तों आपको ये चित्र दिख रहा है, इसी के माध्यम से सबसे पहले हम पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर इनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे उसके विषय में देखिएगा। आप सभी को पता है व्हीट स्टोन में होता क्या है, 4 प्रतिरोध आपको श्रेणी क्रम में लगे हुए होते हैं, और साथ ही साथ इन दोनों सिरों को, सिरा ए और सी को हम लोग बैटरी से जोड़ देते हैं, और यहाँ पर एक कुंजी के लगा रखी है। बीच में भी हमने एक प्रतिरोध R5 दे दिया है। आपने नॉर्मली चित्र में यहाँ देखा होगा गैल्वेनोमीटर जी लिखा रहता है, जो धारा को मापने का काम करता है। तो सबसे पहले हम इस सिद्धांत को समझते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। एक पॉइंट आपको और याद रखना है, हमने आपको पहले ही बता रखा है, चूंकि हम लोग किरचॉफ के नियम से इसको प्रूफ करते हैं। जिस बैटरी से जितनी धारा निकलेगी वापस उसमें उतनी ही धारा जाएगी, इसको हमें याद रखना। 2 पॉइंट और, जब भी हम लोग धारा की दिशा में चलते हैं तो हम लोग नेगेटिव साइन लेते हैं, यानी कि जब भी हम फार्मूला I बराबर V बराबर I इंटू R लगाएंगे तो नेगेटिव, और जब भी धारा के विपरीत दिशा में होंगे तो पॉजिटिव चिन्ह लेके चलेंगे। तो देखिए, हम मान लेते हैं ऐसा है कि इस बैटरी से I करंट फ्लो हुई, और देखा आपने यहाँ से चलती हुई I इस प्रकार से पहुँचेगी, I इस पर आई, यहाँ पर, यहाँ से उसको क्या हुए, 2 रास्ते नजर आ रहे, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ। इसका मतलब धारा I 2 भागों में विभाजित होगी, बटेगी। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ऊपर I1 धारा बही और नीचे I2 धारा। फिर आगे आप देख पा रहे हैं कि धारा I1 इस पॉइंट B तक पहुंचेगी, फिर उसको 2 रास्ते मिल रहे हैं, एक R5 की तरफ, एक R3 की तरफ। इसमें क्या है, आप देखिएगा, आप करते क्या हम लोग हैं, ये आपको पता है I1 I2 हमने ले लिया है, तो एक नया पॉइंट ले लेते हैं I3। हमने माना कि I3 इस जगह पे बह रही है, ये बीच वाले सर। अब अगला हम लोग R4 I5 तमाम ले सकते हैं, लेकिन हम लोग करते क्या है, इतने ज़्यादा डिजिट अननोन नहीं मानते, क्योंकि हम ही को समस्या होने वाली। तो हम लोग करते क्या, आप देखिएगा ज़रा कि I1 यहाँ से गई है और I1 ही धारा I3 में बटी है। इसका मतलब I1 से I3 यदि हम घटा दें, यानी कि इससे ये जो घटाएंगे, जो शेष बचेगा वो इसमें फ्लो होगी करंट R3 में। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं I1 माइनस I3। इसके बाद देखिएगा आप, ये धारा यहाँ तक करंट पहुँचेगी। यहाँ आप देख पा रहे हैं I2 जो धारा है यहाँ तक है, और I3 जो है वो आपकी इस तरीके से नीचे आई। तो यहाँ आके आपको I2 मिलेगी और I3 मिलेगी, यानी कि I2 और I3 आगे साथ। तो देखिए, आपकी I2 धारा इस पॉइंट D पर आई और I3 धारा भी इस पॉइंट D पे आई। अब ये दोनों धाराएं मिलके, यानी कि I2 प्लस I3 आगे की ओर बढ़ेंगी, और ऊपर से I1 माइनस I3 इस पॉइंट C पर आएंगी। तो आप देख पा रहे होंगे 2 धाराएं, ये और ये एक ही पॉइंट पर आई, तो इनका योग हम लोग देखते हैं I1 माइनस I3 प्लस I2 प्लस I3। ये धारा इस बिंदु पर आई और ये वाली धारा इस बिंदु पर पहुंची, इनका योग, और माइनस माइनस I3 प्लस और माइनस कैंसिल हुए, आपका बचता है I1 प्लस I2। और आपको अच्छे से पता है यही I1 I2 को हम लोग I के नाम से जान रहे हैं। ये चित्र में दिख रहा है आपको
कि I1 करंट यहाँ पहुंची, बाद में इसको दो रास्ते, ऊपर I1 और I2, यानी कि I1 ही है जो I1 प्लस I2 में बटी है, तो हम लोग I1 प्लस I2 को I लिख सकते हैं। इसके आगे अब हम लोग क्या करते हैं, किरचॉफ का केवीएल लॉ लगाते हैं हम लोग, किरचॉफ वोल्टेता लॉ, जो कि सेकेंड नियम है। उसके अनुसार हम लोग दो पास बनाएंगे और इसको सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, एक हम लोग पास लेते हैं ए बी डी ए में, तो आप लिखिएगा बंद पास क्लोज सर्किट ए बी डी ए में, और एक पास हम लोग और लेंगे, उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, वो कोई भी ले सकते हैं आप, बी सी डी बी में, पास बी सी डी बी में। देखिए हम लोग लगाते हैं नियम। अब देखिए हमें कहां जाना, ए से बी, तो सबसे पहले ए से बी की तरफ हम लोग चल रहे। जब ए से बी चल रहे तो हम लोग क्या, धारा की दिशा में चल रहे। हमने आपको बताया धारा की दिशा में चिन्ह कैसा लेंगे, माइनस, तो माइनस I1 इंटू जो प्रतिरोध लगा है R1। आगे बढ़ते बी पर पहुंचते, अब बी से डी जाना है, तो बी से डी के लिए आप देखिए धारा की दिशा में ही आ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, माइनस का I3 R5, माइनस I3 R5। आगे देखिएगा डी से ए की तरफ, तो हम लोग धारा की विपरीत दिशा में, धारा आपकी नीचे आ रही, हम कहां जा रहे हैं, ऊपर की तरफ, तो चिन्ह कैसा लेंगे, पॉजिटिव। क्या लिखेंगे, I2 R2, I2 इंटू R2, ये बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। ऐसे हम लोग पास दूसरे में देखते हैं, बी से सी जाना, अभी हम लोग धारा की दिशा में जा रहे हैं, चिन्ह कैसा लेंगे, माइनस। क्या लिखा, I1 माइनस I3 इंटू R3, प्रतिरोध आपका R3 लगा है। फिर हम लोग सी से डी जा रहे हैं, तो सी से डी जाएंगे तो धारा के कौन सी दिशा में हो जाएंगे, विपरीत में। हम लोग धारा इधर बह रही, हम लोग किधर आ रहे हैं, इसकी इस दिशा में, तो विपरीत दिशा में चिन्ह कैसा लेते हैं, प्लस का। क्या लेंगे, I2 प्लस I3, और प्रतिरोध कौन सा लगा है, R4। आगे आप देखिए, इसके बाद फिर अभी धारा के क्या हो रहा है, हम लोग विपरीत दिशा में, डी से बी की तरफ, तो चिन्ह कैसा लेंगे, अभी भी पॉजिटिव। कितना होगा, I3 इंटू R5, I3 इंटू R5, ये बराबर हो जाएगा 0। देखिएगा, चूंकि आप सभी ने वेट स्टोन में पढ़ रखा होगा पहले से कि जो आपका बी और डी के बीच वाला सर्किट होता है, इसमें गैल्वेनोमीटर लगता है, और संतुलन की कंडीशन जब ही होती जब इसमें धारा ना बहे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, दरअसल ऐसा मान लेते हैं कि लेट I3 बराबर हो गया आपका 0, दोनों जगह पे लेट, यानी कि धारा जो I3 है उसको कितना मान लेंगे, 0। अगर हम लोग 0 मानते हैं तो आप देखिए यहाँ रखते हैं माइनस I1 R1, कोई दिक्कत नहीं। I3 का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा आपका, तो आपका उधर क्या बचा, प्लस का I2 इंटू R2 बराबर 0 के। हम लोग क्या करते हैं, इस वाले को उधर ले जाते तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ऊपर बचा आपका I2 R2, और ये उधर पहुंचेगा तो I1 इंटू R1। अब हम लोग क्या करते हैं, I2 अपॉन I1 निकाल लेते हैं, तो हम लोग क्या करें, I1 नीचे लाए हैं तो R1 R2 आपका कहां पहुंच जाएगा, उस साइड, तो आपका बचा R1 अपॉन R2, ये आपने ऊपर वाले से निकाला। ऐसे इधर भी रखते हैं, तो जहां जहां I3, आपको पता है इस R3 का मान गुणा यहां भी होगा, यहां भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाला आपका पूरा हो जाएगा 0। यदि ये वाला आपका 0 हो गया तो अब आपका बचा क्या, जाके यहाँ पे माइनस का I1 इंटू R3, क्योंकि I3 आपका 0 हो जाएगा तो ये वाला पोर्शन 0 हो गया। प्लस आगे बढ़िएगा आप, I3 R4 के साथ 0 हो जाएगा, क्योंकि I3 का मान 0 रखना है, तो आपका बचेगा क्या, I2 इंटू R4, और यहां जब I3 की जगह आप 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, बराबर 0 के। अभी इसको उधर भेज दो आप, तो आपका बचेगा I2 R4 बराबर I1 इंटू R3। इसको हम लोग थोड़ा ऊपर ले चलते हैं। अब आप देख रहे हैं हम लोग क्या करेंगे, I1 को नीचे ले आएंगे, I2 अपॉन I1 निकालेंगे। यदि आप I2 अपॉन I1 निकालते हैं तो आपका R3 और ये नीचे पहुंच जाएगा, यानी कि R3 अपॉन R4, ये आप बंद कर लीजिए। आप चाहें तो इसको समीकरण नंबर 1 डाल सकते हैं, इसको डाल सकते हैं समीकरण नंबर 2। आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 व 2 से आप देख पा रहे हैं I2 अपॉन I1 दोनों पच्चा आपस में बराबर कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन R4,
यही व्हीटस्टोन सेतु का क्या है, सिद्धांत। इसी को हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं, चूंकि विभिन्न किताबों में या आपको आगे पढ़ाया गया होगा, क्योंकि हमें पता है R1 की जगह हम लोग P लिखते हैं और R2 की जगह Q, तो आप लिख सकते हैं P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। यही आपका क्या है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। ये हमने आपको पूर्ण रूप से समझा दिया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे वाइवा के, वो हम लोग करने वाले हैं। देखते हैं किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले कुछ चीजें और। सबसे पहली चीज, व्हीटस्टोन को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, गेहूं पत्थर पुल। दूसरी चीज, हमसे पूछेगा कि व्हीटस्टोन का सिद्धांत किसने दिया था, तो CF व्हीटस्टोन ने दिया था 1843 में। इसके साथ ही आपसे बहुत सारी चीजें, संतुलन की कंडीशन क्या है, तो ये संतुलन की कंडीशन है, यदि P अपॉन Q बराबर आ जाता R अपॉन S के, तो हम लोग कहते हैं संतुलन में, मतलब दो संलग्न भुजाओं का रेशियो शेष दो संलग्न भुजाओं के रेशियो के बराबर आता है, तो होता है ये। इसके साथ ही आपको याद रखना है कि P, R और S ये आपके सर्किट में ज्ञात प्रतिरोध होते हैं, और S जो होता है वो आपका अननोन प्रतिरोध होता है, यानी कि आपका ज्ञात प्रतिरोध होता है, जिसे हमें इसकी सहायता से ज्ञात करना पड़ता है, ठीक। इसके साथ साथ आपको बीच में सर्किट दिया गया है, इसमें किसी भी प्रकार की धारा नहीं बहती है। यदि धारा नहीं बहेगी, जैसे हम लोग बोलता है धारा विक्षेप शून्य है, तभी व्हीटस्टोन क्या होगा, संतुलन की कंडीशन में होगा। जो चित्र आपको चार्ट में बनाना, उसके विषय में हम देखते हैं, वो चित्र आपको बनाकर दिखाते हैं, ठीक है प्यारे साथियों। देखते हैं हम लोग आपके प्रैक्टिकल में, वाइवा में कौन कौन से प्रश्न एग्जामिनर पूछ सकता है। सभी संभावित प्रश्न हमने आपके सामने रखे हैं, इसीलिए सबसे पहले हमने आपको टॉपिक को समझाया है, इसके बाद उन प्रश्नों का। देखिए आप मक्खन की तरह आसानी से बिल्कुल इजिली इनके आंसर आप दे सकते हैं। आइए देखते हैं पहले प्रश्न। देखिएगा, कह रहा है व्हीटस्टोन सेतु क्या है। हमने आपको क्या बताया, चार प्रतिरोध PQRS को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और यदि इनका रेशियो शेष दो भुजाओं के रेशियो के बराबर आ जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं व्हीटस्टोन सेतु, यानी कि P अपॉन Q बराबर हो जाता है R अपॉन S के, जो कि अभी हमने प्रूफ किया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, व्हीटस्टोन सेतु कब संतुलित होता है, कब संतुलित होता है, जब दो संलग्न भुजाओं का रेशियो शेष दो संलग्न भुजाओं के रेशियो के बराबर होता है। मतलब कहने का है कि जब P अपॉन Q बराबर हो जाता है आपके R अपॉन S के, ठीक। अगला प्रश्न देखिएगा, व्हीटस्टोन सेतु में गैल्वेनोमीटर क्यों लगाते हैं। दरअसल गैल्वेनोमीटर कहां लगा है आपका, ये लगा हुआ जी। गैल्वेनोमीटर का मुख्य कार्य है धारा को मापना। तो हमसे पूछा है व्हीटस्टोन सेतु में गैल्वेनोमीटर क्यों लगाते हैं, धारा विक्षेप को नापने के लिए। आप लिख सकते हो धारा को नापने के लिए, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, सेतु संतुलन की दूसरी शर्त क्या है। देखिए पहली शर्त तो हम सभी को पता है, हम क्या है शर्त पहले कि P अपॉन Q बराबर होना चाहिए R अपॉन S। हम लोग बोलते हैं कि दो संलग्न भुजाओं का रेशियो शेष दो संलग्न भुजाओं के रेशियो के यदि बराबर आता है, तो व्हीटस्टोन कैसा होगा, संतुलित। हमसे पूछा है दूसरी शर्त क्या, दूसरी शर्त है, हाँ है। पहली शर्त क्या थी, P अपॉन Q बराबर होना चाहिए R अपॉन S के, और दूसरी शर्त क्या है, देखिए आपको बिंदु दिख रहे हैं B और D, तो पॉइंट B पर जो विभव होता है यानी कि VB, और पॉइंट D पर जो विभव होता है यानी कि VD, ये सदैव आपस में बराबर होते हैं। VB बराबर होगा VD के, या इसी को हम लोग दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि VB माइनस VD शून्य होना चाहिए, यानी कि दोनों विभव का अंतर शून्य, और विभव के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर शून्य होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं VB बराबर VD को हो, या इसका विभवांतर शून्य हो। तो जो दूसरी शर्त है वो आपका VB बराबर होना चाहिए VD के, या VB माइनस VD बराबर कितना होना चाहिए, शून्य, यानी कि बिंदु B और D के विभव आपस में बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन, कुंजी K1 व K2 में किसे पहले ऑन करते हैं। तो देखिए हम लोग कुंजी K1 ये आपकी है, K2 ये है, तो हम लोग सबसे पहले क्या है, कुंजी K1 को ऑन करते हैं। क्यों ऑन करते हैं, जैसे हम इसको ऑन करते हैं, ऑन करते ही पूरे सर्किट में धारा प्रवाहित होने लगती है और सेतु संतुलन की कंडीशन में आ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कुंजी
K1 को पहले ऑन करते हैं, पहले ऑन करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा कुंजी K2 को पहले ऑन करने पर सेतु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए आप, यदि K2 को पहले ऑन कर देंगे आप, तो K2 क्या है, बिंदु B और D के बीच लगे गैल्वेनोमीटर है। तो जैसे K2 को आप ऑन करोगे तो धारा कहाँ प्रवाहित होगी, यहाँ पर। जैसे ही धारा यहाँ प्रवाहित होगी तो हमारा कंडीशन ये कहती है कि जो भी आपके गैल्वेनोमीटर पे सुई है उसका विक्षेप शून्य होना चाहिए। लेकिन जैसे आप ऑन करोगे तो धारा क्या होने लगेगी, बहने लगेगी। जैसे धारा बहेगी तो सुई में क्या आ जाएगा, डिफ्लेक्शन आ जाएगा। और यही तो गड़बड़ है, धारा विक्षेप कितना होना चाहिए, शून्य। यही कारण है कि हम लोग कुंजी K2 को पहले ऑन नहीं करते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं कि सेतु असंतुलित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेतु असंतुलित हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, सेतु की सुग्राहिता कब मैक्सिमम होती है, कब अधिकतम होती है। कब अधिकतम होती है, जब सेतु संतुलन की अवस्था में होता है। और ऐसा कब होता है, जब धारा विक्षेप शून्य हो। कितना हो, शून्य। तो आप इसको लिख सकते हो, धारा विक्षोभ शून्य हो, शून्य हो। अगला प्रश्न देखिए, सॉरी, ये प्रश्न का जो आंसर है वो इसका है, मैक्सिमम। अगला देखिए, कह रहा संतुलन की अवस्था में यदि धारामापी व बैटरी को आपस में हम लोग बदल दें तो सेतु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले ध्यान दीजिए, आपसे कह रहा संतुलन की अवस्था में, मतलब सेतु कैसा है, संतुलित। यदि सेतु संतुलित है तो हम बैटरी को चाहे जिससे एक्सचेंज करें, हमसे सेतु पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब संतुलन की कंडीशन में हम धारामापी को यहाँ लगा दें और बैटरी को उठा के वहाँ लगा दें, तब भी कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जब सेतु संतुलित है तो मतलब क्या है, कुछ भी करते रहो, इसलिए इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, आपसे कह रहा है व्हीट स्टोन सेतु का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिए, व्हीट स्टोन सेतु का उपयोग दो जगह किया जाता है। पहला नंबर, पोस्ट ऑफिस बॉक्स में, पोस्ट ऑफिस बॉक्स इस जगह किया जाता है। दरअसल पहले ये सिलेबस में था, अभी नहीं है। दूसरा, मीटर सेतु में। कहाँ किया जाता है, मीटर सेतु में। तो आपसे यदि पूछता है कि व्हीट स्टोन सेतु का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स और मीटर सेतु में। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा सेतु में कौन से ज्ञात और अज्ञात प्रतिरोध है। अभी हमने आपको बताया था, सेतु में जो ज्ञात प्रतिरोध है वो P, Q और R है। ये तीन आपके ज्ञात प्रतिरोध हैं। जो अज्ञात प्रतिरोध है वो S है। कौन सा है, S है। ठीक है, आपसे पूछता है PQRS हम क्यों जोड़ते हैं व्हीट स्टोन सेतु में। तो दरअसल क्या है, व्हीट स्टोन सेतु का प्रयोग ही हम इसलिए करते हैं अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए। इसलिए कौन कौन से ज्ञात हैं, P, Q और R ये ज्ञात प्रतिरोध है, जबकि S क्या होता है, अज्ञात। इसी को हमें फाइंड आउट करना होता है। तो आपने देखे आज कि किस प्रकार से हमने व्हीट स्टोन सेतु के ये सारे प्रश्न आपके सम्मुख रखे हुए हैं। यही प्रश्न 110% आपसे एग्जामिनर पूछने वाला है। आज हमने आपसे व्हीट स्टोन सेतु के विषय में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक के विषय में डिस्कस करेंगे। आप सभी इसको पूरे से अच्छे तरीके से देख लीजिए। पहले पूरा वीडियो मत स्किप करिएगा, पूरा टॉपिक देखिएगा, इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिएगा। 100% मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके 30 में 30 नंबर कहीं जाने वाले नहीं है। और साथ ही साथ ऐसे नई अपडेट, नई चीज़ें सीखने के लिए अभी हम आपको फिजिक्स थ्योरी में प्रैक्टिकल के बाद कुछ चीज़ें बेहतरीन कराने वाले हैं। वो सब पाने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, हमसे जुड़े रहें। निश्चित तौर पे यदि आप 9 से 12 के बीच के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए एक वरदान साबित होने वाला है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।